हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी 12th की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। सर नोट भी करना है क्या? पेन और कॉपी लेकर के बैठना। और मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, मैं लिख लिख करके पढ़ाऊंगा। नो, कोई पैनल पीडीएफ उस तरह का नहीं भाई। मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं पहले बता देना चाहता हूं। पहले तो मैं वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से वैद्युत आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टी सीखनी है। दूसरी स्लाइड बच्चों मेरे पास इस चैप्टर के लिए वैद्युत बल की है, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तीसरी स्लाइड मेरे पास बच्चों है वैद्युत क्षेत्र के पहले चैप्टर का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हाँ, बहुत अच्छे से एक एक बेसिक चीज से लेकर के एडवांस तक जाने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। और मैंने कहा था इस दुनिया में कोई भी चीज आप मनुष्य ना तो बना सकता है और ना ही कोई इस दुनिया में मनुष्य कोई चीज बिगाड़ सकता है। सिर्फ उसे एक चीज से दूसरे रूप में बदल सकता है और पहले से विद्यमान चीजों का अनुसरण कर सकता है, उनका अनुभव कर सकता है, उनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो बात आती है वैद्युत आवेश एक नाम दिया गया। जब आप पृथ्वी पर आए तो आपको भी एक नाम मिला, आपको भी पहचान मिली। ठीक वैसे ही वैद्युत आवेश पृथ्वी पर पहले से मौजूद था। बस इसका जब खोज हुआ, जब देखा गया नेचर में, बच्चों आपको बताया था ना मैंने कि प्रकृति में हर एक चीज मौजूद है, नेचर में हर एक चीज मौजूद है पहले से, और आवेश भी पहले से ही मौजूद था बच्चों। ग्रीस देश के वैज्ञानिक जो थे, ठीक है, तो उसमें से थेल्स सर जो थे, थेल्स सर ध्यान से सुनेंगे, 600 ईसा पूर्व। अरे सर इतनी बड़ी कहानी आप आज बताओगे क्या? नहीं बच्चों, सुनते जाओ। 600 ईसा पूर्व थेल्स वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक पदार्थ ऐसा देखा कि वो खड़े थे, चल रहे थे और उनके पास अंबर नामक पदार्थ समुद्र किनारे मिला। तो उन्होंने उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा। रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उसमें कुछ आकर्षण करने का गुण आया। तो उस पदार्थ का नाम था अंबर, और पहले आवेश को अंबर ही कहा जाता था। अंबर ही बच्चों आवेश को कहा जाता था। अगर कोई कहे अंबर क्या है, तो आवेश का पुराना नाम है। यहां पर मैं लिख देता हूं, आवेश का प्रारंभिक नाम लिख सकते हो। आवेश का प्रारंभिक नाम, आवेश का प्रारंभिक नाम, यह आवेश का क्या है? पहले नाम दिया गया था, है ना। आपको भी पहले नाम दे दिया जाता है ना। मेरा बबलू है, मेरा गुड्डू है ना, लल्ला है मेरा, ऐसा बोलते हैं, प्यार करते हैं घर वाले। वैसा ही फिर बाद में आपका नाम होता है वैभव, आपका नाम निकल के आता है ना। अलग अलग राहुल कुमार, सचिन सरोज, आदित्य कुमार, ऐसे नाम आते हैं, ऑफिशियल नेम हो जाते हैं। पहले आप घर पे ऐसे करके बुलाए जाते हो, ये लड्डू इधर आओ, ठीक है, ऐसे, एक कन्हैया इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं प्यार से। वैसे ही इसका नाम पहले प्रारंभिक अंबर पड़ा। खैर चीजें बदली बच्चों, और बहुत समय बाद कई वर्ष बीत गए और 1600 ईस्वी, एक मतलब बहुत सालों बाद बच्चों, 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए, क्या बोलते हैं, जो बाल्टिक सागर के किनारे, ठीक है, और वैज्ञानिक जो आए उनका नाम था गिलबर्ट। और इन्होंने बाल्टिक सागर के किनारे इस पदार्थ को देखा था जो इन्होंने बताया था, बाल्टिक सागर के किनारे, ठीक है, इस अंबर नामक पदार्थ को देखा था। लेकिन इन्होंने भी इसी चीज को, खोज को आगे बढ़ाया और इन्होंने इसमें जो भी गुण पाए अंबर में, कांच की छड़ लेकर के, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को लेकर के प्रयोग किया। कांच की छड़ और रेशम कपड़े या रेशम को लेकर के प्रयोग किया। लेकिन उसमें भी ये कोई आवेश को ये नहीं बता पाए कि कितना आवेश है। बस ये बता रहे थे कि कोई चीज आवेशित हो जाती है और उनमें वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण हो जाता है। ये अजीब सी पहेली थी। बताओ 600 ईसा पूर्व और कहां से 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी मतलब समझ रहे हो, अकबर के आसपास के शासनकाल में, अकबर के आसपास के शासनकाल की मैं बात कर रहा हूं। अरे वो अपने मतलब साम्राज्य स्थापित करने की पहल अलग है, वैज्ञानिकों की पहल अलग हुआ करती थी। आज भी विज्ञान ऊपर है, सर्वोपरि है। तो बच्चों 1600 ईस्वी में ये कहानी हुई, लेकिन चीजें बदली, समय बदला। हमारे बीच आए एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने 1752 ईस्वी में पागलों वाली हरकत की।
पागलों वाली हरकत की, और जो पागल वाली हरकत करता है ना वही कुछ अलग करता है, ये भी है। और वो वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका कोई नाम ही नहीं बताता है, जबकि सबसे अहम यही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने बच्चों क्या किया था, तूफान चल रहा है, हवाएं तेज तेज चल रही हैं, बारिश कड़कड़ कड़कड़ तड़तड़ाहट हो रही है। इन्होंने ये महसूस किया कि वास्तव में जब हमारे नेचर में बारिश होती है प्रकृति में, तो ये बारिश में जब बिजली कड़कती है तो आखिर इसमें इतना क्या पावरफुल चीज है कि किसी बिल्डिंग पर गिरती है तो बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त कर देती है, पेड़ पर गिरता है तो पेड़ क्षतिग्रस्त हो जाता है, आखिर इसमें इतनी पावर कहां से है। इस चीज को महसूस करने के लिए इन्होंने क्या किया, पतंग को उड़ा दिया तूफान में, पतंग लेकर के निकल आए। पागलों वाली हरकत, पतंग कहीं बारिश में उड़ेगी, लेकिन एक अजीब टाइप की इन्होंने पतंग बनाई और उड़ा दिया। ऊपर जा रही है बादलों के बीच में, अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। लेकिन उनकी पतंग वो दिल की नहीं थी, उनकी पतंग अपनी खुद की थी। उन्होंने कहा मेरी पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। वो आवेश की खोज करने के लिए गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और जब ऐसा किया तो उन्होंने कहा इस आकाशीय बिजली में बहुत ज्यादा ऊर्जा है, आकाशीय बिजली में, आकाशीय बिजली में। लेकिन यह भी माना जाता है कि अगर वो ऐसा करते तो उनको तेज झटका लगता, खराक गिर जाते। अगर सोचो वो आकाशीय बिजली में कनेक्ट करा देते, पतंग उड़ाते, उसमें चाबी लगी हुई थी, वो पतंग में जैसे ही बिजली गिरी तो उनको यहां पर झटका लगा, ऐसे ऐसे किए वो, अरे ऐसे कर नहीं, ऐसे करके गिर जाओगे धड़ाम से, और फिर आपकी डेथ हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे थे, बट अगर झूठ बोल रहे थे तो आगे की रिसर्च उन्होंने कैसे कर डाली, उन्होंने आगे की रिसर्च में ये बता दिया क्या, कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़, ठीक है, कुछ ऐसे तत्व लिए, कांच, एबोनाइट, ठीक है, कांच, एबोनाइट, एबोनाइट का मतलब समझते हो ना, आपनूस, आपनूस की छड़, आपनूस, और बच्चों क्या लिया, सॉरी, रेशम, इनको लेकर के आपस में रगड़ करके दो कांच की छड़ें ली, रेशम के कपड़े से रगड़ दिए, रेशम के कपड़े से रगड़े तो उनको लगा कि भाई आवेशित हो गई, तो वो दोनों एक दूसरे से दूर हट रही थी, तो इस प्रयोग से लगा कि ठीक है चलो दोनों कांच की छड़ें दूर जाने लगी, लटका दिया था, वो प्रयोग पता है ना, मतलब ऐसे प्रयोग किए, दो कांच की छड़ों को रगड़ा रेशम के कपड़े से और लटका दिया, तो देखा कि कांच की छड़ें दोनों दूर दूर जा रही हैं। फिर क्या किया, एक कांच की छड़, एक आपनूस की छड़ ली और रेशम से कपड़े से रगड़ा, या रेशम कह लो या बच्चों बिल्ली की खाल भी कह सकते हो। हाँ, ये बड़े खतरनाक वैज्ञानिक थे, कुछ भी कर देते थे। बिल्ली की खाल लेकर के आ गए। पहले बताओ बिल्ली का शिकार किया होगा? नहीं, इन्होंने शिकार नहीं किया होगा, खरीद लिया था। बिल्ली की खाल लेकर के आ गए और उसको एबोनाइट की छड़ से रगड़े, कांच को भी रगड़े और दोनों को लटका दिए, तो देखे दोनों छड़े एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। और इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने कहा कि आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। यह चीज निश्चित कि उन्होंने, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों होते हैं? एक होता है धनावेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे प्यारे बच्चों होता है धन आवेश, धनावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश तथा दूसरा होता है ऋणावेश, ऋणावेश। अब बात आती है बच्चों कि धनावेश ऋणावेश को हम किससे, मतलब आवेश को किससे व्यक्त करते हैं? बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है। आवेश को प्यारे विद्यार्थियों हम जो व्यक्त करते हैं वो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। कितने लोग इस बात को जानते हैं? सर इतना बुद्धू समझ रखे हो क्या, बहुत कि ये भी नहीं पता कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? इतना आपके छापू सुल्तान हम लोग नहीं है। पॉजिटिव निगेटिव, वेरी गुड, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच बच्चों, दिल एकदम खुश है। ठीक है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, वेरी गुड। समझ में आई? मजा नहीं आ रहा गजब बोल रहे हो। क्यू स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बच्चों इस बात से बता दिया गया था क्या कि इससे डिनोट करते हैं। आवेश को हम कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं। आवेश के बारे में ये कहानियां तो आपको समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी बता दी हैं कि थेल्स सर ने 600 ईसा पूर्व अंबर को
अम्बर नामक पदार्थ देखा था, जो कि आवेश का प्रारंभिक नाम था। 1600 ईस्वी में गिलबर्ट सर ने, 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने ये चीज की। और फिर इसके बाद आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इस बात के बारे में मैंने आप सभी चीजों को बता दिया है। अब बात आती है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश की विमा क्या होती है। बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करना है। क्यों? चलो, तो आवेश 2 प्रकार का होता है, एक तो धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। आवेश के सूत्र कौन कौन से आपने पढ़े हैं? आवेश के बच्चों सूत्र Q बराबर IT पढ़ा है, तथा एक सूत्र पढ़ोगे अभी Q बराबर NE, आवेश का क्वांटीकरण। ये 2 सूत्र आप पढ़ोगे, और वैद्युत धारा का Q बराबर IT पढ़ा होगा। इससे मात्रक आपको आवेश का पता चल जाएगा कि मात्रक आवेश का जो होता है वो एम्पियर सेकेंड होता है, एम्पियर सेकेंड होता है, इस सूत्र से, वैद्युत धारा के सूत्र से बच्चों। लेकिन इसी मात्रक को हम कहते हैं, एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। एसआई मात्रक वैद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। ये चीज नोट कर लीजिएगा, पेन और कॉपी रखे होंगे साथ में, थोड़ा थोड़ा बहुत जरूर नोट करते हुए चलिएगा बच्चों। एम्पियर सेकेंड या कूलाम, समझ गए? विमा क्या होती है, विमा भी नोट करेंगे। आज पूरा फिजिक्स हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्लियर करेंगे बच्चों। आई एम्पियर 11th में सीखा होगा ना विमा? नहीं पढ़े सर, हम पता है सीधे 12th में एडमिशन ले लिए, हमारे घर वाले कह रहे थे पढ़ो पढ़ो, फिर नहीं पढ़ पाए हम, लेकिन अब आपसे पढ़ रहे हैं, क्या करें बच्चों। विमा जो है ना, मात्रक को लिखने का एक नया तरीका है, नया तरीका। हर लोग देखो हर एक चीज नए नए तरीके से करते हैं, ठीक वैसे ही मात्रक को भी व्यक्त करने का एक नया तरीका, उसमें विमा है, ठीक है। विमा एम्पियर को ए से लिखते हैं वैद्युत धारा के लिए, और सेकंड समय को टी से लिखते हैं, तो ये विमा लिखना हो गया। अब जान गए, मैं बहुत ज्यादा नहीं, 11th खराब किया ना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो विमा लिखना होता है हर एक भौतिक राशि की, मात्रकों से ही लिखी जाती है, मात्रकों से ही लिखी जाती है, ठीक है। ये हो गई क्लियर बच्चों, समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आप आगे बढ़ जाएं। आवेश के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। ओहो, आवेश के बारे में इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्या हो गया? हाँ ठीक है। आप कहेंगे सर इसको साफ कर दिए क्या, पैनल पीडीएफ नहीं आएगा क्या? नहीं बच्चों, पैनल पीडीएफ आएगा। अभी हम आवेश के बारे में सब चर्चा कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारी बातें चर्चा में करनी है, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है। चलो, आवेश के बारे में ही अभी बहुत सारी बातें करनी है भाई। एक सेकंड बच्चों। चलो, अब आवेश से संबंधित, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ये सभी को पता चल गया। आवेश को जो बच्चों स्थानांतर, आवेश के कुछ गुणधर्म हैं, आवेश के गुणधर्म क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म क्या क्या हैं, कौन कौन बता सकता है? आपने पढ़ा होगा बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत। कितने लोगों को पता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत? आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। बच्चों, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये जो अभी आपने आवेश सीखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने जो प्रकृति में आवेश देखा ना, ये आवेश को हम लोग देख सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने यहाँ पर क्या बताया कि जो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश ऋणावेश, इन चीजों को लिया, कांच, एबोनाइट, आपनूस, रेशम, बिल्ली की खाल, इनको सब आपस में रगड़े तो देख रहे हैं आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहा है, और उसे आवेशित होना कहा गया, ठीक है। तो उसका बच्चों यहां पर हम सीख रहे हैं क्या कि विद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कितने लोगों ने अपने कॉपी में लिख लिया है कि ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है? थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएंगे, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है
उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। यही बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। संरक्षित है ना आवेश, इस बॉडी से इस बॉडी में जा रहा है, आवेश कहीं भी देश दुनिया घूम रहा है, लेकिन इसकी डेथ नहीं हो रही, और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब दोनों ही चीजें हैं। आवेश हमेशा संरक्षित है, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है। बच्चों आवेश जो है किसी वस्तु की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी निजी प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है उसका, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आवेश। जैसे किसी वस्तु का, सुनो, अगर बच्चों कहीं पर भी मैं कह रहा हूं यहां पर आवेश के, हाँ ठीक है, सॉरी, अगर किसी वस्तु में मास है, यहां पर अगर कोई मास है तो इस पर क्या होगा? आवेश होगा। आवेश है तो भी मास है। अगर किसी वस्तु पर मास है, मान लो ये दूसरी वस्तु आप कह लो, इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान बच्चों m है। तो अगर द्रव्यमान m है इस वस्तु का और द्रव्यमान अस्तित्व को बताता है, अगर मैं कह लूं हवा में कुछ वायु के गुण हैं तो क्या उनमें द्रव्यमान होता है? आपके जवाब होंगे हाँ सर, वायु में जो यहां पर टहलते हैं, वायु के धूल के कण जो भी हैं वो भी द्रव्यमान उनका भी है, तभी हमने कहा कि वायुमंडल है। वहीं निर्वात में जब पहुंचते हैं वैक्यूम में तो कुछ भी कण नहीं दिखाई दिए, ना कोई द्रव्यमान, कोई पार्टिकल नहीं, तो हम कहे वहां कुछ भी अस्तित्व ही नहीं है। और अगर किसी भी वस्तु में थोड़ा सा भी द्रव्यमान है, हमें वायु के कण दिखते हैं नहीं, लेकिन अगर हल्के भी हैं, बहुत हल्के हैं, फिर भी अगर उनका द्रव्यमान है, अस्तित्व में है, तो बच्चों हम ये कहते हैं कि ये चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है। वही चीज ये भी है कि अगर द्रव्यमान है बच्चों तो उसके पास चार्ज भी है। चार्ज भी है। सर ये कैसी बात कह दी? हमने सुना है न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है, हमने सुना है न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। बच्चों आपको न्यूट्रॉन के बारे में बता दें कि न्यूट्रॉन भी आवेशित होता है। आप जानते होंगे कि हमारे जो परमाणु है बच्चों, एटम जो है परमाणु, उसमें आप क्या जानते हो? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, यही होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। बच्चों इन परमाणु के भीतर ना सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु की संरचना आपको यही बताई गई ना कि परमाणु में नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं, ये बताया गया। बच्चों परमाणु के भीतर और भी बहुत सारे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम क्वार्ट्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज कहते हैं। मेसान होते हैं, ठीक है, फोटॉन होते हैं, फोटॉन होते हैं, ये सब परमाणु के भीतर हम बता रहे हैं, सब परमाणु के भीतर फोटॉन होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं। अरे सर इतने सारे कण होते हैं। हाँ, क्वार्ट्ज होते हैं, मेसान होते हैं, फोटॉन होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, और इनमें खूब सारी एनर्जी होती है। क्वार्ट्ज बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। आप क्वार्ट्ज, डाउन क्वार्ट्ज, बॉटम क्वार्ट्ज, टॉप क्वार्ट्ज, गेज क्वार्ट्ज, और इस प्रकार से 6 क्वार्ट्ज होते हैं बच्चों। और 6 क्वार्ट्ज में 3 क्वार्ट्ज मिल करके न्यूट्रॉन को बनाते हैं। एक का बच्चों होता है +2/3 और 2 डाउन क्वार्ट्ज मिलकर के 1/3 -1/3। इस प्रकार से 3 क्वार्ट्ज मिलकर के जब बनाएंगे बच्चों तो उस पर टोटल चार्ज 0 होता है। अगर कहेंगे न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है तो जवाब आना चाहिए हाँ, न्यूट्रॉन का कितना द्रव्यमान होता है? कौन बताएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? हाँ, द्रव्यमान कितना होता है? सर 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। आई होप मे बी यही होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बहुत हल्का होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, बहुत हल्का है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है जबकि न्यूट्रॉन भारी कण है। तो इन चीजों से यह समझ में आ गया कि अगर द्रव्यमान है तो आवेश है उस पर, भले वो धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में हो।
ठीक है। अच्छा, आवेश के गुण धर्म, छोटा ऊ का मात्रा ही नहीं लगाया। आप लोग मेरी गलती बहुत पकड़ते हो, मुझे खौलते तेल में डालने की पूरी प्लानिंग आप लोगों की रहती है, तभी यहाँ पर इतने सारे कमेंट दिखते हैं जब मैं गलत लिखता हूं, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं। ठीक है। अच्छा, ये है बच्चों आवेश संरक्षण का नियम। इसके बाद जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब बच्चों एक चीज मैं यहां पर और क्लियरिफाई कर दूं कि अगर किसी बॉडी में, मान लो थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर किसी बॉडी में ये +2 माइक्रो किसी बॉडी में, गौर करना मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है बच्चों, गौर करना, आपसे बोल रहा हूं, अभी भी नहीं देख रहा, इधर देखो, आपसे बोल रहा हूं कि इसको ध्यान से देखना। ये एक बॉक्स है, तुम इधर उधर ही देख लो, इसको ध्यान से देखना। इस पर 4 बॉल हैं, ठीक है, और इस पर एक पर है +1 कूलाम, और दूसरे पर है -3 कूलाम, चौथे पर है +4 कूलाम, और पांचवे में है -2 कूलाम। ठीक है, 2 कूलाम। बच्चों ये टोटल चार्ज कितना है, कोई बता सकता है? इस पर टोटल चार्ज कितना, टोटल आवेश कितना? माइनस माइनस वाले जोड़ो, -3 2 5 और 4 1 5, टोटल चार्ज सर 0 है। अच्छा, टोटल चार्ज 0 हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं, ठीक है, ये +3 कूलाम, 2 कूलाम, ठीक है, +5 कूलाम कर देना, लो +5 कूलाम, ठीक है। अब ये 5 है, 5 4 9 और 3 2 5 घट गए, तो कितना आएगा? +4 कूलाम नेट यहां पर बच्चों चार्ज होगा। बोलो हाँ। क्या कुल आवेश यहां पर टोटल सबको जोड़ेंगे ना, धनावेश और ऋणावेश टोटल जोड़ेंगे तो कुल आवेश आएगा +4 कूलाम, क्योंकि प्लस वाले ज्यादा हैं, माइनस वाले कम हैं। इनको मैंने क्या किया, बॉक्स में भर के गड़बड़ लूडो की तरह इनको हिला डुला के मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या हो गया जरा बताओगे? इसके बाद के प्रोसेस में एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला ये है, हिला डुला दिए ऐसे ऐसे, गड़बड़, तो बच्चों एक में हो गया +4 कूलाम, एक में हो गया -6 कूलाम, दूसरे में हो गया -2 कूलाम, एक में हो गया प्लस का 6 2 8 8 +4 तो -4 +8 कूलाम। आप बताओ, सब जोड़ लो, 8 4 12 6 2 8, 8 4 12 प्लस वाले और 6 2 8 घट करके कितने बच जाएंगे? सब एक दूसरे में कुछ भी, किसी पे धनावेश ज्यादा थे, किसी में ऋणावेश ज्यादा थे, ये धनावेश उठ के वहां चले गए, वो ऋणावेश उठ के वहां आ गए, कुछ भी बने, टोटल बच्चों +4 कूलाम ही बचा, +4 कूलाम ही रहेगा, आवेश संरक्षित ही रहेगा। भले एक आवेश दूसरे में कुछ ज्यादा हो जाए, दूसरा आवेश पहले में ज्यादा हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टोटल चार्ज कितना रहेगा? +4 कूलाम ही रहेगा। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकता है, खत्म नहीं हो सकता, मर नहीं सकता, वो उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बच्चों हम बात करेंगे आवेश के गुणधर्म में ही आवेश के क्वांटीकरण की। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? ये हुआ कि बच्चों जब ये कहा गया ना कि आवेश एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकती है, केवल उत्पन्न नहीं की जा सकती, ना तो ये मर सकता है, आवेश केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे बालक बालिकाओं, आवेश इस बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है। आवेश क्यों एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है? तो ये ऋणावेशित हो गया, और हाँ ये धनावेशित हो गया, और इस पर आवेश अगर आ रहा है तो ये ऋणावेशित हो गया। लेकिन ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखिए, यही है वो खूंखार टॉपिक जिसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, रट लेते हैं, समझे में नहीं आता है। आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि एक वस्तु से, ये वस्तु एक है, एक ये दूसरी वस्तु, इसको मैंने रगड़ा, तो जब भी आवेश का स्थानांतरण होगा तो आवेश के रूप में कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। इसी बात को आवेश क्वांटीकरण में बताया गया कि पहली बात तो आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो आवेश दरअसल है कौन?
इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कभी आधे अधूरा नहीं जाएगा कि मतलब टुकड़ा कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन को काट दिया गया हो, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को काट करके नहीं भेजा जा सकता, एक पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 100 जाएंगे, या तो 2 जाएंगे, या तो 6 जाएंगे, लेकिन आधा अधूरा नहीं जाएगा कि 3/5, 2/3, ये इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो सीधे सीधे 1, 2, 5, 9, 12, 15, 16 जो भी, समझ गए, यही है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि किसी भी वस्तु में उपस्थित आवेश जो होगा, किसी भी आवेशित वस्तु में उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु में, ध्यान से सुने, किसी वस्तु में, किसी आवेशित वस्तु में, कोई आवेशित बोला गया भैया ये चार्ज है, मतलब जैसे मार्कर है भाई ये चार्ज है, चार्ज का मतलब इस पर आवेश आया है कहीं से, तो किसी आवेशित वस्तु में, किसी आवेशित वस्तु में उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश, सर मूल आवेश क्या मतलब बच्चों, स्मॉल ई, और स्मॉल ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो किसी आवेशित वस्तु में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। अतः किसी वस्तु में उपस्थित जो भी आवेश होगा, अतः किसी वस्तु में कभी भी, कहीं भी, किसी वस्तु में उपस्थित आवेश, किसी वस्तु में उपस्थित आवेश, उपस्थित आवेश जो होगा, किसी वस्तु में उपस्थित आवेश Q बराबर बच्चों Ne होगा, जहां n बराबर क्या होगा, जहां n बराबर 1, प्लस माइनस हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3, यहां पर ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस Ne, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो n बराबर क्या, 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन इंफिनिटी, सभी नेचुरल नंबर सारे, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर बात समझ में आई। n बराबर, अब इससे संबंधित कई बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं सर इसमें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड बच्चों ये टॉपिक से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है ना। तो एक क्वेश्चन आइए आप सभी के बीच में रखता हूं, एक क्वेश्चन देख लेता हूं, कोई भी आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं भैया, बिना क्वेश्चनवा के नहीं पढ़ाना है ना, आप लोग पढ़ते नहीं हो तो बिना क्वेश्चन के कैसे मजा आएगा, मजा नहीं आएगा भैया, मजा ही नहीं आएगा। चलो एक बच्चों देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक चालक पर, प्रश्न क्या है, बस थोड़ा सा प्रश्न है, प्रश्न, एक चालक पर 1 कूलाम आवेश है, एक चालक पर 1 कूलाम आवेश, एक चालक पर 1 कूलाम आवेश जो है, एक चालक पर 1 कूलाम आवेश उपस्थित है, 1 कूलाम आवेश जो है बच्चों, 1 कूलाम ऋण आवेश, कैसा आवेश है, ऋण आवेश है, 1 कूलाम ऋण आवेश है, ध्यान देना 1 कूलाम है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम के पदों में ऐसे लिख दिया गया है, तो 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस पर सामान्य अवस्था से, ये पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैं उसी की भाषा में प्रॉपर लिख रहा हूं, इस पर सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन है, कितने लोग लगाने लगे हैं, सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, कितने अधिक इलेक्ट्रॉन है। अब कितने बच्चे इसको लगा लेंगे, क्योंकि सूत्र आपके सामने है, केवल हल करना है बच्चों, केवल हल करना है। कितने महारथियों ने इसे लगाना शुरू कर दिया है, यह सूत्र है बच्चों,
सूत्र को लगाना है बच्चों। यहां पर यही कहा है कि कोई एक चालक है बच्चों, ठीक है, ये कोई भी चालक है, इस पर क्या है, 1 कूलाम ऋण आवेश है, मतलब कहीं से भी इस पर आवेश आया है और वो भी कितना है, 1 कूलाम, मतलब Q बराबर बच्चों कितना है आवेश, 1 कूलाम आवेश है। C का मतलब बच्चों होता है कूलाम, याद रखना, ठीक है। अरे सर संधारित्र की धारिता भी तो C से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तिरछे अक्षर में होती है, सिखाया था मैंने, है ना। तो 1 कूलाम Q बराबर, आपसे पूछा है कितने अधिक इलेक्ट्रॉन है, यही तो पूछा कि इस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने अधिक इलेक्ट्रॉन है, मतलब बच्चों n बराबर पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। आप क्या बताओगे, Q बराबर Ne से ये सूत्र लगा दो, Q बराबर Ne से। आपसे क्या पूछे, n बराबर, तो यहां से n बराबर क्या मिलेगा, n बराबर क्या मिलेगा, E Q के बटे में आ जाएगा, तो Q बटे में बच्चों क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। जरा Q की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, 1 लिख दो, बटे में E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। बहुत सही बच्चे, बहुत सारे हल करके बता रहे हैं, वाह। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। अब इसको हल करो, कितने लोग इसको हल कर पाएंगे, n बराबर बच्चों है 1 बटे 1.6 गुणे 10 की घात -19 जो है बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना बन जाएगा, प्लस का 19 बन जाएगा, बोलो हाँ बनेगा ना, 10 की घात प्लस का 19। लेकिन बच्चों मैं यहां पर ये कर रहा हूं कि यहां का दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ाया, ठीक है। अब ये 16 बन गए, 16 से 10 में भाग दो, नहीं जाएगा, क्या ऊपर 10 की घात -19 थे बच्चों, ऊपर पहुंचा दिए, प्लस के 19 बन गए। ये 10 की घात जो प्लस के 19 थे, मैं इसको 19 को 18 लिख दूं और 1 0 अगर इस जगह लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इतना जायज है, इतना सरकार ने मंजूरी दे रखी है। अब भाग दे दो, 16 एकम 16, 16 छके 96, 100 में 96 घटे तो 4 बचे, 4 बचे तो दशमलव लगाया 0, यहाँ दशमलव लगाया 0 बढ़ गए, 16 से 40 में भाग दो, 16 दूना 32, 2 बार गया, 32 40 में घटे तो 8 बचे, 8 बचे, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ा दो, 16 से भाग दो 80 में तो 16 पंचे 80, 6.25 आ गया। इस प्रकार आ गया n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात 18। बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर अधिक हैं, इतने इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर अधिक हैं, तभी ये वस्तु ऋणावेशित है, तभी ये वस्तु क्या है, ऋणावेशित। इतने इलेक्ट्रॉन, अरे भैया 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर आ गए इसके ऊपर, और ये किसके बराबर हैं, 1 कूलाम के बराबर हैं। अब अगर कहीं कोई कहा जाए कि मुझे 1 कूलाम आवेश चाहिए, तो आप धाड़ के बोलना कि मतलब आपको ना 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। 1 कूलाम अगर आपको आवेश देना है, 1 कूलाम आपकी बॉडी को आवेश की जरूरत है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलाम आवेश बनाने के लिए, 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है बबुआ। अब घुंगरू बाबू आगे चलते हैं, ये टॉपिक तो क्लियर होता है, आवेश के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने बता दिए। फिर होता है बच्चों आवेश, किसी वस्तु को कैसे चार्ज करते हैं, कैसे 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 चार्ज करने का मतलब आवेशित करते हैं। तो आवेशित करने के तरीके जो हैं, है ना, किसी वस्तु को आवेशित करने के तरीके वो हम रगड़ करके भी कर सकते हैं, घर्षण द्वारा। जैसे मैं अभी बालों पे पेन को रगड़ा तो ये पॉइंट जो है वो आवेशित हो गया। मेरे पास कोई भी पेज हो तो फिर मैं आपको दिखा दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, अरे सर ये हम पहले बचपन में करते थे, हम स्कूल जाते थे ना तो करते थे। बच्चों इस दुनिया में आप हर एक चीज जानते हो, आप हर एक चीज जानते हो, बस जानने का तरीका ऐसा नहीं है, विद्यमान है चीजें। आप तो ये भी जानते थे, आप तो न्यूटन का प्रथम नियम भी जानते थे जब आप बहुत छोटे थे, नहीं जानते थे? बताओ, आप नहीं जानते थे। मैं यही कहता हूं फिजिक्स को अपने इन्वायरमेंट से जोड़ करके पढ़ो। ऐसे ही टीचर को सिलेक्ट करना है और ऐसे ही आपको भी पढ़ना है। इसीलिए मैंने नेचर से जोड़ के बेंजामिन फ्रैंकलिन की वो कहानी से रिलेटेड करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आप चीजों को भारी ना महसूस करो, बहुत हल्की है चीजें। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, कोई बताएगा? गति का प्रथम नियम, कि कोई वस्तु अगर ऐसे रुकी हुई है तो हमेशा रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन सर ने बताया था ना, और ये आपको जब 4 साल 3 साल के थे ना तब से पता था।
जब आप छोटे थे तो अपना खिलौना रख लेकर के रूम पे रख देते थे और शाम में रख देते थे, सुबह उठते फिर मम्मी से कहते थे हमारा खिलौना वहीं रखा था, हमको खिलौना चाहिए, और वहीं जाके फिर खिलौने में खेलने लगते थे, क्योंकि आपको पता है कि वो कहीं नहीं गया है, वहीं खोजने जाते हो आप। फिर सुबह उठे, फिर दूसरे दिन उसी जगह खिलौना देखने गए, कहाँ रखा था मैंने, नहीं मिला, तो मम्मी मुझको खिलौना चाहिए वही वाला। मतलब आपको पहले से पता था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चीजें पता होती बच्चों, सबको पता है, बट आपको चीजें समझनी है कि ये हमने सीखा कब। ये देखो, अरे भाई ये जादू देखो, ये जादू जादू सर, ये कौन सा जादू, ये छोटे मोटे सर एक्सपेरिमेंट, ये देख के आप टीचर बनना है वो बड़े। अरे ये देखो चिपका लिए, हम उस पर कुछ किए नहीं, फिर भी देखो चिपक गया। ये किस लिए चिपक गया बच्चों? आवेश के कारण। अभी धीरे धीरे कमजोर होता रहे, गिर गया, ये देखो आकर्षण बल कमजोर हो गया। ये सब नॉर्मल बातें हैं, सब चीजें जानते हो आप लोग पहले से। तो आवेश को घर्षण द्वारा भी आवेशित किया जा सकता है, प्रेरण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है ना। आइए मैं यहां पर आपको सिखाना चाहूंगा, ठीक है, मैं यहां पर आपको सिखाना चाहूंगा, एक सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, अभी और बात करते हैं आवेशन की विधियां, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग्स। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां मतलब किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं कितनी प्रकार से। अरे अगर खाना पकाते हैं तो कितनी प्रकार से खाना पका सकते हैं सर, गैस सिलेंडर में भी, चूल्हे में भी, कहीं भी खाना पकाने की बहुत सारी चीजें। वैसे ही बच्चों आवेशन की भी बहुत सारी विधियां हैं। पहला, मैं इस पे डिटेल पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहला बच्चों आवेशन की विधि में है घर्षण द्वारा, जो मैंने अभी आपको दिखाया करके, घर्षण द्वारा आवेशन। और दूसरा बच्चों आवेशन की विधि जो है वो प्रेरण द्वारा है, प्रेरण द्वारा। सर प्रेरण क्या होता है? प्रेरण द्वारा, इंडक्शन, बाय इंडक्शन मेथड। ये सर क्या होता है बच्चों? प्रेरण, आपके अंदर भी प्रेरणा का नाम सुना है ना, मोटिवेशन, प्रेरणा। आप पढ़ने में बिल्कुल भी मतलब बहुत कमजोर है, फिर भी आपका साथ एक ऐसे दोस्त से हुआ जिसकी दोस्ती की वजह से आपका पढ़ाई में मन लगने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर प्रेरण हुआ। किसकी वजह से? उस दोस्त की वजह से प्रेरण हुआ। इस वजह से बच्चों आप क्या करने लगे? पढ़ाई करने लगे। आप क्या करने लगे? पढ़ाई करने लगे। ये हुआ बच्चों प्रेरण, ठीक है, ये हुआ प्रेरण। मतलब एक वस्तु ऐसे रखी हुई है, एक वस्तु बच्चों ये रखी हुई है कहीं पर, और ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज्ड है, चलो इस पर धनावेश ढेर सारा है, और इसके समीप एक दूसरी वस्तु ले आए, दूसरी वस्तु ले आए, तो ये जो धनावेशित था ना, और ये कहोगे सर ये अनावेशित है, हाँ अनावेशित है, लेकिन इसमें धनावेश ऋणावेश, इसका मतलब है कि दोनों समान मात्रा में है। तो जो ऋणावेश है ना, वो इस धनावेश के कारण इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, ऋणावेश इसके नजदीक आ जाता है, और धनावेश दूसरी ओर चला जाता है। तो ये भी क्या हो गई? वस्तु आवेशित हो जाती है। इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इन दोनों के बीच में हुआ क्या बच्चों? प्रेरण हुआ है, प्रेरण। और तीसरा बच्चों होता है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा। अब चालन मतलब समझते हो ना, बाय कनेक्टिंग, कंडक्टिंग। एक वस्तु को, एक वस्तु है और इसी के समीप में दूसरी वस्तु रख दिए, ये लो दूसरी वस्तु, एक वस्तु है इसके समीप दूसरी वस्तु रख दिए, तो ये अगर आवेशित है, अगर ये आवेशित है तो इस पर भी आवेश आ गया, इस पर भी आवेश आ गया। तो ये बच्चों हो गया, जब जोड़ ही देंगे तो चालन द्वारा आवेशन हो जाएगा, आवेश इस बॉडी पर भी चला जाएगा। इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आवेशन की विधियां कि किसी वस्तु को हम आवेशित किस किस प्रकार से कर सकते हैं, वो चीजें प्रेरण द्वारा, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा, ये आवेशन की विधियां हैं। इस जगह से आवेश की सारी बातें लगभग समाप्त हुई। बच्चों यहां पर आवेश जो है वो क्या है? रुका हुआ है, याद रखना। आवेश कैसा है? रेस्ट पर है। अभी हम आगे बढ़ेंगे जब आवेश की और आगे बात करेंगे। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग वैद्युत बल की। वैद्युत बल जिसको हम लोग कूलाम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए लिखिए हेडिंग इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। और वैद्युत बल किसने दिया था? इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं, बहुत जगह पर लिखा हुआ देखा होगा, कूलाम का नियम। कूलाम का
नियम, बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा, कूलॉम्स लॉ। और सर आवेश की निश्चलता छूट गया, बहुत कूटेंगे। मतलब कोई चीज इनसे छूटे ना। आवेशन की विधियां। और बच्चों ये जो आवेश का क्वांटीकरण बताए, हम लोग क्या बता रहे थे, आवेश के गुणधर्म ना। तो आवेश के गुणधर्म में एक और प्रॉपर्टी होती है, आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता, निश्चलता का मतलब होता है कि आवेश सदैव निश्चित रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ लो बच्चों, द्रव्यमान बदल जाता है, आवेश की निश्चलता। थोड़ा सा रुको, अरे रुक जाओ यार, तुम लोग भागते बहुत हो। सुनो, एक और बच्चों पॉइंट है, आवेश की निश्चलता। अब ये छापू सुल्तान ने सब पहले से पढ़ रखे हैं, वही सब टिपी टिपी बीच में बोल रहे हैं, और उनको मैं सुधार दूंगा अभी। निश्चलता अभी उनको मैं सुधार दूंगा कुछ देर में। आवेश की निश्चलता का मतलब होता है बच्चों, जो आवेश रेस्ट में मान होगा, आवेश का जो मान विराम में होगा। अगर किसी बॉडी में आप हैं और आप पहले बैठे हुए थे, ठीक है, आप क्या थे, रेस्ट में थे, तो आप पर जो चार्ज था वही चार्ज जब आप बच्चों दौड़ेंगे, ठीक है, जब आप दौड़ेंगे क्या करेंगे, आप रनिंग करेंगे, ठीक है, आप रनिंग करेंगे, तब बच्चों क्या होगा, तब भी आप पर आवेश क्यू कूलम का ही होगा। मतलब क्यू रेस्ट इन क्यू मोशन, गति में भी उतना ही आवेश होता है, आवेश बदलता नहीं है। लेकिन बच्चों द्रव्यमान में नहीं होता, द्रव्यमान में बदल जाता है। द्रव्यमान में अगर हम m द्रव्यमान मोशन का कहें, द्रव्यमान मोशन का कहें, तो ये बदल जाता है, m नॉट विराम द्रव्यमान होता है, और अंडर रूट 1 माइनस वी अपान में सी का होल स्क्वायर, या वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर ये होता है। सी प्रकाश की चाल है, वी उसका वेग जिस वेग से चल रहा है, और ये m नॉट जो है बच्चों ये विराम द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान बदलता है, गति में द्रव्यमान बदलता है, लेकिन आवेश नहीं, आवेश उसका वही रहता है। तो इसे कहते हैं आवेश की निश्चलता, अर्थात आवेश कांस्टेंट रहता है। आवेश क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मोशन में और मतलब गति में और विराम में, दोनों ही अवस्थाओं में किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव समान रहेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपके प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बहुत पूरा डिटेल में लिखा हुआ है बच्चों, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। आज ये पैनल पीडीएफ जब पहुंचेगा तो आपको लगेगा कि हमने इस पैनल पीडीएफ को बहुत अच्छे ढंग से देखा है, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से देखा है। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अब आप लोगों को मैं भी और आप लोग भी मुझे बड़ा बिग थैंक यू मैं आप सभी को लिखूं। अरे भाई बड़ा कष्ट से आप लोग कम से कम पढ़े, तो थैंक यू। और मुझे लगता है इस थैंक यू से काम नहीं चलेगा, सो मच लिखना पड़ेगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। और ना कि सिर्फ थैंक यू सो मच, बल्कि मुझे अपना प्यारा नाम भी लिखना पड़ेगा आप लोगों का, छापू सुल्तान, ठीक है, छापू सुल्तान। थैंक यू सो मच जो लास्ट तक बने हुए थे आप सभी के लिए। ये रहे, मेरे पास तो एक ही है, वैसे मैंने बहुत सारे दे दिए, ठीक है तो एक ही, लेकिन बहुत सारे दे दिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे बच्चों को कम भी समझ में आया होगा, एकदम 11th पढ़े नहीं, उन बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों प्रयास ही परिणामों तक पहुंचता है। हमेशा याद रखें, प्रयास अपने करने बहुत जरूरी है, अपने एफर्ट्स डालने जरूरी है। और जब आप किसी भी चीज में एफर्ट्स डालते हो तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने भी इसी बात पर कहा है कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितने कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो कोशिश करो, इंतजार करते रहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, और कोशिश कर जाओगे तो शायद कुछ चीजें हाथ लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू सो मच। खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।